बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 13 न्यूक्लियाई का लास्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं। इससे पहले के एग्जाम्पल्स की वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बच्चों, इससे पहले के सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं डिटेल कैलकुलेशन में, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है, आर द इक्वेशंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज those given in section 13.7 balanced in the sense a chemical equation, example 2H2 plus O2 is equal to 2H2O is, if not, in what sense are they balanced on both sides? बच्चों, यहाँ पर हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं क्या वो केमिकल इक्वेशन की तरह ही बैलेंस्ड होती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन का कि जिस तरह से ये बैलेंस्ड होती है, इसी तरह से क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस की जो इक्वेशन है वो भी बैलेंस्ड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ सेक्शन 13.7 लिया गया है। अगर नहीं तो वो किस सेंस में बैलेंस्ड होती हैं दोनों साइड, ये बताना है। तो बच्चों, एक केमिकल इक्वेशन को इस सेंस में बैलेंस्ड कहा जाता है कि दोनों साइड्स पर हर एलिमेंट के एटम का नंबर सेम रहता है। जैसे आप इधर देख सकते हैं ना, यहाँ पर 2H2 है, ठीक है ना, तो 4 एटम्स लिए गए हैं। तो ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी ये 4 किए जाते हैं। ऑक्सीजन के इधर 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ऑक्सीजन में, तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन इस सेंस में बैलेंस होती है कि दोनों साइड जो एलिमेंट्स है ना, उनके एटम्स के नंबर सेम होने चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट्स ट्रांसम्यूट हो सकते हैं, मतलब जो एलिमेंट लेफ्ट में है हो सकता है वो राइट में हो ही नहीं, वो बदल जाए किसी दूसरे एलिमेंट में, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में तो जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसे नहीं देख सकते कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के नंबर सेम रहें। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जरूरी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो हमेशा कंजर्व रहते हैं, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर न्यूक्लियर रिएक्शन में जरूरी नहीं कि कंजर्व हो, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। तो जैसे इसमें पूछा है इन व्हाट सेंस दे आर बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में दो चीजें बैलेंस्ड रहती हैं बच्चों। एक तो मास नंबर मींस टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये दोनों साइड सेम रहते हैं। तो मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं और मास नंबर मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ये दोनों साइड सेम रहते हैं। आपको ए पार्ट समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट्स ही चेंज हो जाते हैं, इसलिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये दोनों साइड सेम रहते हैं। एक बार इसका आंसर हम यहाँ देख लेते हैं। तो बच्चों, एनसीईआरटी ने भी सेम ही आंसर दिया हुआ है, बस यहाँ पर ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा है ब्रैकेट में, इसको देख लेते हैं। एक्चुअली इवन दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू इन द रेलम ऑफ वेरी हाई एनर्जीज। व्हाट इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड इज द टोटल चार्ज एंड टोटल baryon नंबर। वी नीड नॉट परस्यू दिस मैटर हियर। बच्चों, हाई एनर्जीज रिएक्शन में खासतौर पर ये दो चीजें कंजर्व रहती हैं। एक तो टोटल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमेशा कंजर्व रहता है, और टोटल बैरियन नंबर मींस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर, ये भी कंजर्व रहता है। लेकिन ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसलिए इसको भी बहुत डीप में हमें यहाँ पर नहीं समझना है। तो ए पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट देखते हैं अब। इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड इन ईच न्यूक्लियर रिएक्शन, इन व्हाट वे इज द मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। बच्चों, इस पॉइंट में हमें ये बताना है कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंजर्व रहते हैं, देन इन वॉट वे मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मास एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में। हमने बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो कंजर्व रहते हैं, तो मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम यहाँ इसी से ही देख लेते हैं। We know that binding energy of a nucleus give a negative contribution to the mass of the nucleus, mass defect. Now
Since proton numbers and neutron numbers are conserved in a nuclear reaction, the total rest mass of neutrons and protons is the same on either side of the reaction. But the total binding energy of nuclei on left side need not be same as that of right hand side. The difference in these binding energies appear as energy released or absorbed in a nuclear reaction. Since binding energy contributes to mass, we say that difference in the total mass of nuclei on the two sides get converted into energy or vice versa. It is in these sense that a nuclear reaction is an example of mass energy interconversion. बच्चों ये पूरा पढ़ लिया है हमने, अब इसको स्टार्टिंग से थोड़ा हम समझते जाते हैं सेंटेंस वाइज। पहले हम देखते हैं यहाँ तक का, तो हमें पता होना चाहिए मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों किसी न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होता है वो उसके इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास के कंबाइंड मास से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना, ये आपको पता ही है, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट ही बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में काम करता है जो किसी न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए जरूरी है। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर ये कंजर्व रहते हैं, इसलिए टोटल रेस्ट मास मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास बिना किसी काइनेटिक एनर्जी के, जब वो मोशन में नहीं है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो रेस्ट मास है वो भी कंजर्व रहता है, मींस दोनों साइड न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन में सेम रहता है। ठीक है, ये आपको यहां तक का समझ में आ गया, यहां तक। अब आगे देखते हैं, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी दोनों साइड पर जरूरी नहीं कि सेम हो, अलग अलग न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होती है और फिजन और फ्यूजन के प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी चेंज हो सकती है। दिस डिफरेंस इन दिस बाइंडिंग एनर्जी अपीयर एज एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस अपीयर होता है, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और बाइंडिंग एनर्जी कम हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी मास में कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए टोटल मास का डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरीके से एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मास डिफेक्ट है ये बाइंडिंग एनर्जी की वजह से है और ये मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी का डिफरेंस मास में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एनर्जी के फॉर्म में निकलता है और ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग होता है। बच्चों बी पार्ट को एक बार इन शॉर्ट ऐसे समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनका नंबर कंजर्व रहता है, यानी कि टोटल मास दोनों साइड पे सेम रहता है, लेकिन इनकी बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग हो सकती है। जब बाइंडिंग एनर्जी चेंज होती है तो मास में भी चेंज हो जाता है और ये जो चेंज है ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड वाइस वर्सा, मतलब एनर्जी में चेंज मास में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मास एनर्जी कन्वर्जन बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट की वजह से होता है। तो बच्चों ये बी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सी। A general impression exists that mass energy interconversion takes place only in nuclear reaction and never in chemical reaction. This is strictly speaking incorrect. Explain. बच्चों जनरली ऐसा माना जाता है कि मास एनर्जी इंटरकन्वर्जन केवल न्यूक्लियर रिएक्शन में ही होगा, केमिकल रिएक्शन में नहीं होता है ये, लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में भी मास एनर्जी इंटरकन्वर्जन होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। E इज इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग एनर्जी और मास दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में भी छोटे छोटे एनर्जी चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से मास में भी चेंज आ जाता है। अब एनसीईआरटी में इसका जो आंसर है उसे पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। अब इस पैराग्राफ को समराइज कर लेते हैं बच्चों, कि जनरली ये समझा जाता है कि मास एनर्जी इंटरकन्वर्जन केवल न्यूक्लियर रिएक्शंस में ही होता है, केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में भी मास एनर्जी इंटरकन्वर्जन होता है, बस ये चेंजेस बहुत छोटे होते हैं। E इज इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं और केमिकल रिएक्शन में भी ऐसे चेंजेस होते हैं एनर्जीज में, मींस एनर्जी में चेंज मास में चेंज को कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक केमिकल रिएक्शन है
बॉम्ब ब्लास्ट की। तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई जो थोड़ा बहुत मास लॉस के साथ भी कनेक्टेड होती है, कि मतलब मास में भी लॉस होगा। पर ये न्यूक्लियर रिएक्शन के कंपैरिजन में मास लॉस बहुत ही कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियाई के अंदर तो एनर्जी में चेंज बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए मास में भी चेंज बहुत ज्यादा होता है। तो केमिकल रिएक्शन में भी मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन होता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है और इसको हम सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में ही देख पाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ना। हाउएवर द मास डिफेक्ट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन आर ऑलमोस्ट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन दोज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नहीं देख पाते। लेकिन ऐसा कहना कि ये मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन होता ही नहीं है केमिकल रिएक्शन में, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सी पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो काफी कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा डीप पॉइंट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।